नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका पेपर है AC3 हिंदी, तो इसके हम लोग जो MCQ क्वेश्चन करने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये आपका यूनिट 1 रहने वाला है जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके जो है यानी कि 1 से 50 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल आपके जो यूनिट 1 से मैंने 100 क्वेश्चन को निकाला यानी कि 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में टोटल आपके 2 यूनिट है, तो ये आपका पहला यूनिट का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किसे लिखा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत पत्र किसे लिखा जाता है। मित्र या रिश्तेदार को जो है व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है, या फिर प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, या फिर बैंक प्रबंधक को, या फिर जिलाधिकारी को। तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत पत्र किसे लिखा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र जो लिखा जाता है मित्र या फिर रिश्तेदार को लिखा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र जो है अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है। और इसको जो है यहीं पर व्यक्तिगत पत्र तक नहीं, आपको जो और एक चीज़ समझ लीजिए कि और 2 प्रकार की आएंगी। जैसे कि होगा कहीं पर औपचारिक पत्र, ठीक है, कहीं पर होगा औपचारिक पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर, और कहीं पर होगा आपको अनौपचारिक पत्र यानी कि औपचारिक, और एक आपका होगा अनौपचारिक। तो अनौपचारिक जो होता है वो भी आपका मतलब परिवार के लिए लिखा जाता है, मित्र या रिश्तेदार के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ के रखिएगा। तो व्यक्तिगत पत्र आपका मित्र या रिश्तेदार के लिए लिखा जाएगा। दूसरे शब्द में बोला जाए तो अनौपचारिक पत्र भी आपको जो है मित्र या रिश्तेदार के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र या रिश्तेदार को जो है व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आवेदन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि आवेदन जो पत्र लिखा जाता है तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। शुभकामना देना, निमंत्रण देना, समाचार भेजना, प्रार्थना या निवेदन करना। तो आवेदन पत्र का जो उद्देश्य होता है कि प्रार्थना करना या फिर निवेदन करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना या निवेदन करना। जैसे कि आवेदन पत्र आप लोगों ने स्कूलों में भी लिखा होगा छुट्टी के लिए, ठीक है, तो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा होगा। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है प्रार्थना या फिर निवेदन करना यानी कि रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संपादक को पत्र किस लिए लिखा जाता है, यानी कि संपादक को किस लिए पत्र लिखा जाता है, एडिटर को पत्र किस लिए लिखा जाता है। सार्वजनिक समस्या बताने के लिए, यानी कि जो जनता की समस्या है, पब्लिक की समस्या है, उसे बताने के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए, मित्र को समाचार देने के लिए, या फिर जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। तो सार्वजनिक समस्या बताने के लिए जो संपादक को पत्र लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक समस्या बताने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो ऑफिस में जो पत्र लिखे जाते हैं तो उनकी जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। भावुक होनी चाहिए, औपचारिक एवं सरल, हास्यपूर्ण एवं अलंकारिक होना चाहिए। तो कार्यालय पत्र की जो भाषा होनी चाहिए औपचारिक होना चाहिए और सरल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल लेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक एवं सरल होनी चाहिए। कार्यालय पत्र की भाषा औपचारिक एवं सरल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शिकायत पत्र जो है किस उद्देश्य से लिखा जाता है। धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए, समस्या के समाधान हेतु, या फिर निमंत्रण देने के लिए। तो शिकायत पत्र जो लिखा जाता है समस्या के समाधान हेतु लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्या के समाधान हेतु। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र किसे लिखा जाता है। मित्र को लिखा जाता है, किसी अधिकारी या कार्यालय को, या फिर भाई को, या फिर पड़ोसी को। तो जो आपका कार्यालय पत्र लिखा जाता है किसी अधिकारी या फिर कार्यालय को लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी अधिकारी या कार्यालय को जो है कार्यालय पत्र लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। तो पत्र जो आपका लेटर होता है तो उसके लास्ट में, उसके अंत में क्या लिखा जाता है। विषय लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, हस्ताक्षर या फिर पता लिखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। तो पत्र के अंत में जो हस्ताक्षर लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हस्ताक्षर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आवेदन पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए। आवेदन पत्र का जो भाषा होना चाहिए, स्वरूप जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कठोर होना चाहिए, व्यंग्यात्मक होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, विनम्र एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो आवेदन पत्र में जो भाषा होनी चाहिए विनम्र होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनम्र एवं स्पष्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र का दूसरा नाम क्या है। निजी पत्र, सामाजिक पत्र, कार्यालय पत्र, या फिर पारिवारिक पत्र। तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक जो हो गया आपका ऑफिशियल लेटर, ये होगा आपका कार्यालय पत्र यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर यहाँ रहता कि अनौपचारिक पत्र रहता तब जो आपका पारिवारिक पत्र बोल सकते थे, निजी पत्र बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर औपचारिक बोल दिया तो ये आपका कार्यालय पत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र की भाषा कैसी होनी
होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत जो पत्र होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी या फिर सरल एवं आत्मीय होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत पत्र की भाषा होनी चाहिए, सरल होना चाहिए और आत्मीय होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल एवं आत्मीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है, यानी कि पत्र में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है कहाँ लिखा जाता है, अंत में, संबोधन के बाद, दिनांक से पहले या फिर जो हस्ताक्षर के बाद। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपका पत्र में जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो कहाँ पर लिखा जाता है, तो ये जो लिखा जाता है संबोधन के बाद लिखा जाता है। तो विषय कहाँ लिखा जाता है, संबोधन के बाद। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबोधन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है, यानी कि हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल को जो छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र या फिर धन्यवाद पत्र। तो यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य को जो है अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए जो है आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र है, यानी कि कौन सा जो ऑफिशियल लेटर है, मित्र को पत्र, भाई को पत्र, बहन को पत्र या फिर बैंक प्रबंधक को पत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक मैनेजर को पत्र जो लिखा गया ये आपका औपचारिक पत्र है, यानी कि ऑफिशियल लेटर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका मित्र को लिखा पत्र, भाई को पत्र और बहन को पत्र, ये सभी जो आपका अनौपचारिक है, यानी कि अनऑफिशियल लेटर है। तो अनौपचारिक पत्र ये सभी उदाहरण है। यहाँ पे औपचारिक पत्र के बारे में पूछा गया था, तो बैंक प्रबंधक को पत्र लिखा गया, ये आपका औपचारिक पत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र में किस बात का अधिक ध्यान रखा जाता है, जो व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है उसमें किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, आत्मीयता का या फिर कानूनी भाषा, तकनीकी शब्द या फिर सरकारी नियम। तो इसमें जो आत्मीयता का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मीयता। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 15 नंबर जो कि क्वेश्चन है, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो आप पत्र लिखते हैं इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, मनोरंजन करना है, चित्र बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना या फिर कविता लिखना। तो पत्र लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों का आदान प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन का अर्थ क्या है, तो पल्लवन क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पल्लवन होता है कि किसी वाक्य या सूक्ति या विचार को जो है विस्तार पूर्वक लिखना, विस्तार से लिखना, संक्षेप करना, विस्तार करना, अनुवाद करना, वर्णन करना। तो पल्लवन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो विस्तार करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पल्लवन का अर्थ है कि किसी भाव हो, विचार हो या फिर सूक्ति का विस्तार करना, एक्सपेंड करना, ठीक है, और विस्तार से लिखना, मतलब और ज़्यादा बड़ा करके लिखना, यही होता है पल्लवन, आपका ऐसा समझ सकते हैं। पल्लवन में जो किसका विस्तार किया जाता है, शब्द का विस्तार किया जाता है, वाक्य, भाव या फिर वर्ण का। तो पल्लवन जो होता है इसमें हम लोग भाव का विस्तार करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाव का विस्तार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन जो किस शैली में लिखा जाता है, पल्लवन की जो शैली होती है कैसी होती है, पद्य होती है, गद्य होती है, फिर संवाद या फिर नाटक होती है। तो आपका पल्लवन की जो शैली होती है गद्य शैली होती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गद्य। तो पल्लवन जो सदैव यानी कि हमेशा जो गद्य शैली में लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन में भाषा कैसी होनी चाहिए, पल्लवन में किस तरह की भाषा होनी चाहिए, कठिन होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, अलंकारिक होना चाहिए, सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो पल्लवन में जो भाषा होनी चाहिए सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल एवं स्पष्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन का उद्देश्य क्या है, भाव को स्पष्ट करना, शब्दों की संख्या घटाना, कविता लिखना, पत्र लिखना। तो पल्लवन का जो आपका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, भाव को स्पष्ट करना और विस्तार से समझाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाव को स्पष्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन में किसका ध्यान रखा जाता है, तो पल्लवन में किसका ध्यान रखा जाता है, मूल भाव का, तुकबंदी का, चित्रों का या फिर अभिनय का। तो पल्लवन में जो ध्यान रखा जाता है मूल भाव का ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन में अनावश्यक बातें होनी चाहिए, अधिक, थोड़ी, बिल्कुल नहीं, कभी कभी। तो अनावश्यक बातें जो होनी चाहिए पल्लवन में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए या फिर कभी कभी होना चाहिए। तो पल्लवन में जो अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन में किसका विस्तार नहीं किया जाता है, किसका जो विस्तार नहीं किया जाता है पल्लवन में, भाव का, विचार का, मुख्य कथन का, असंबंधित बातों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंबंधित बातों का जो पल्लवन में विस्तार नहीं किया जाता। बाकी भाव हो गया, विचार हो गया, कथन हो गया, तो इनका जो विस्तार किया जाता है पल्लवन में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंबंधित बातों का विस्तार नहीं किया जाता है पल्लवन में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन में भाषा कैसी होनी चाहिए, जटिल होना चाहिए यानी कि सरल और प्रभावशाली होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए या फिर व्यंग्यपूर्ण होना चाहिए। तो पल्लवन में जो भाषा होनी चाहिए सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल और प्रभावशाली। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पल्लवन में मूल विचार के साथ क्या किया जाता है, यानी कि पल्लवन में जो मूल विचार होते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है, उसे बदल दिया जाता है,
उसे हटाया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, उसे छोटा किया जाता है। तो पल्लवन में जो मूल विचार होते हैं तो इनका जो विस्तार किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका विस्तार किया जाता है। तो पल्लवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि मूल विचार को बिना बदले उसका उचित विस्तार करना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका जो है विस्तार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण का अर्थ क्या है, संक्षेपण का क्या मतलब है। विस्तार करना, तो विस्तार करना तो आपका पल्लवन, तभी तुरंत मैंने कुछ क्वेश्चन देखे पल्लवन के। इसके बाद अनुवाद करना नहीं होगा, संक्षेप में लिखना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षेपण का क्या अर्थ है, तो संक्षेप में लिखना। संक्षेपण का अर्थ है कि किसी बड़े गद्यांश हो उसको जो है मूल भाव में जो संक्षेप के रूप में प्रस्तुत करना, उसको कम शब्दों में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संक्षेप में लिखना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में किसका ध्यान रखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मूल भाव का, चित्रों का, तुकबंदी का या फिर संवाद का। तो जो संक्षेपण में जो है मूल भाव का जो है ध्यान रखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में, संक्षेपण की जो भाषा जो है कैसी होनी चाहिए, संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए, अलंकारिक होना चाहिए, या फिर आपका जो भाषा व्यंग्यात्मक होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल और स्पष्ट। तो संक्षेपण की जो भाषा होनी चाहिए वो हमेशा जो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में जो है क्या नहीं होना चाहिए, मूल भाव नहीं होना चाहिए, आवश्यक तथ्य, अनावश्यक विवरण या फिर स्पष्टता। तो संक्षेपण में जो अनावश्यक विवरण नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक विवरण नहीं होना चाहिए संक्षेपण में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना, कहानी लिखना, कविता बनाना या फिर पत्र लिखना। तो यहाँ पर कुछ पूछा क्या गया है, संक्षेपण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या, मूल भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना, यानी कि किसी भी लंबे गद्यांश हो गया या फिर लंबे गद्यांश को कम शब्दों में लिखना है उसी चीज़ को, ठीक है। यही आपका संक्षेपण है। तो संक्षेपण का उद्देश्य क्या होता है, मूल भाव को बिना बदले कम शब्दों में प्रस्तुत करना, यानी कि शॉर्ट में लिखना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में किसे हटाया जाता है, किसे हम लोग छोड़ देते हैं, किसे हटा देते हैं। मुख्य भाव को, यानी कि जो मुख्य भाव इसको हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर आवश्यक तथ्य इसको छोड़ देते हैं, या फिर अनावश्यक बातें या फिर शीर्षक को छोड़ देते हैं। तो जो संक्षेपण होता है इसमें हम लोग जो अनावश्यक बातें को छोड़ देते हैं, इसे हटा देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्षक हम लोग छोड़ नहीं सकते, यानी कि जो हेडिंग हो गया आपका, टाइटल जो हो गया, इसे नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि संक्षेपण में किसे हटाया जाता है, तो हम लोग जो अनावश्यक बातें होते हैं उसे अनरिलेटेड बातें हैं उनको हटा देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक बातें। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में शब्दों की संख्या कैसी होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है और दोगुनी हो जाती है। संक्षेपण का मतलब क्या, जैसे कि कोई अगर मान चलिए ये गद्यांश है, इसको आप कम शब्दों में लिखेंगे तो इसमें शब्दों की संख्या तो आपका ऑटोमेटिक है घट जाएगी, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, तो घट जाती है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संक्षेपण में शब्दों की संख्या घट जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में कौन सा गुण आवश्यक है, कौन सा गुण होना जरूरी है। अस्पष्टता का गुण होना चाहिए, अतिशयोक्ति होना चाहिए, कल्पना होना चाहिए, फिर हास्य होना चाहिए। तो संक्षेपण में जो गुण होना चाहिए, स्पष्टता का गुण आवश्यक होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्पष्टता। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में शीर्षक कैसा होना चाहिए, यानी कि टाइटल कैसा होना चाहिए, हेडिंग कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक और उपयुक्त और कठिन होना चाहिए। तो संक्षेपण में जो आपका जो टाइटल होना चाहिए वो आकर्षक और उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि शीर्षक जो होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्षेपण में किसका विस्तार नहीं किया जाता है, किन चीज़ों का विस्तार नहीं किया जाता है, मूल विचार का, मुख्य तथ्य, आवश्यक भाव या फिर अनावश्यक विवरण का। तो इसमें जो संक्षेपण में जो अनावश्यक विवरण का विस्तार नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक विवरण। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52 वर्ण होते, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो स्वर आपके कितने हैं, तो 11 है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आपके होते हैं 33, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं, क से लेके ह तक होते हैं, तो क से लेके ह तक, तो 33 व्यंजन है आपके हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो इनमें से बताना कि कौन सा स्वर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए जो आपका एक स्वर है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए जो आपका हिंदी का एक स्वर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, इनमें से बताना है कौन सा व्यंजन है, तो आपका जो प है, यानी कि डी नंबर में जो है ये आपका व्यंजन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प आपका एक व्यंजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ किस प्रकार का वर्ण है, तो आपका कैसा वर्ण है, तो स्वर वर्ण है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर वर्ण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, तो निम्नलिखित में से बताना है इनमें से कौन सा जो है व्यंजन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौ जो आपका व्यंजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क किस वर्ग का व्यंजन है, क जो किस वर्ग का व्यंजन है, तो ये आपका क वर्ग का व्यंजन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क वर्ग का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन बताना है कौन सा इनमें से उष्म व्यंजन है, तो आपका जो 100 है यानी कि सी नंबर में ऑप्शन, तो ये आपका जो उष्म व्यंजन है। और कौन कौन से उष्म व्यंजन होते हैं, देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर देखिए दंश तालेब मूर्धन्य और हो जो ये सभी उष्म व्यंजन कहलाते हैं, तो ये सभी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर उष्म व्यंजन से क्वेश्चन आएगा तो कोई एक ऑप्शन में डाल देगा, तो इस हिसाब से आप जो अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यो जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन है। और कौन कौन से जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, यहाँ पर देखिए यो रो लो वो, ये सभी जो आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि यो वर यो रो लो और जो आपका वो है, ये आपका कौन सा व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन है, तो सभी को इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से बताने कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगा है, मुझको भूख लगे हैं, मुझे भूख लगी है, तो इनमें से आपका जो क्वेश्चन आ गया वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मुझे भूख लगी है, तो पहला ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुझे भूख लगी है, ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए, तो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाते हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो सही वाक्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम स्कूल जाता है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम स्कूल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है, बच्चे खेल रहा है, बच्चे खेल रही है और बच्चे खेल रहे हैं, और ऑप्शन डी आपका बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये वाक्य आपका शुद्ध है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। सीता पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ते हैं, सीता पुस्तक पढ़ते हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा वाक्य जो आपका शुद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीता पुस्तक पढ़ती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से बताना है कौन सा वाक्य जो शुद्ध है सही है। हम बाजार जाता हूँ, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाता है, हम बाजार जाते हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम बाजार जाते हैं, तो ये आपका वाक्य जो है शुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन तक कवर की, जो कि आपका यूनिट 1 था 1 से लेकर 50 तक, जो कि आपका पेपर था AC3 हिंदी, जो एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2024-28 के लिए वीडियो था। बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यानी कि 51 से लेकर 100 तक, यानी कि 51 से लेकर 100 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल जो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को कम से कम आप जो MCQ वाली वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, यानी कि एक बार तो आपने अभी देखा, फिर से आप इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। इससे होगा कि आपके सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बन जाएंगे। और PDF आपको डाउनलोड करना है, यानी कि PDF से पढ़ना है, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा ओनली एसकेएमयू करके, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप PDF को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही।